नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। देखो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ के बाद हम लोग को फिर से करना और आज इसको चाहेंगे कंप्लीट कर दें क्योंकि बिहार द्रोह का डेट भी आ गया है। जो वीडियो आप देख रहे हैं शुरू से देखिए, डिटेल याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है ये ऐसे सॉरी अनुच्छेद है 280 में बोला गया है वित्त आयोग। वित्त आयोग का मतलब होता है फाइनेंस कमीशन। देखो भारत के जो संविधान है और अनुच्छेद 280 कहता है कि एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। मतलब यह आयोग क्या करेगा, केंद्र और राज्य के बीच क्या करेगा, केंद्र और राज्य के बीच जो भी वित्तीय समावेशन है, वित्तीय संसाधनों को जो भी होगा उसको संतुलन बनाए रखने का काम क्या करेगा, 280 करेगा। तो 280 अनुच्छेद में है वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। देखो एक चीज समझो, जो वित्त आयोग की स्थापना होती है ना, तो राष्ट्रपति क्या करती है, प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करती है। इसमें एक अध्यक्ष साहब होती है जिसको चेयरपर्सन बोला जाता है और 4 मेंबर होते हैं और इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात है ना कि पूछा जाता है 280 में पूछा जाएगा कि 280 में जो वित्त आयोग है इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका क्या है, फंक्शन इसका फंक्शन देखो क्या है। पहला फंक्शन है करों को बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार करों के बीच में विभाजन करती है, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड बाय टैक्स का निर्धारण करना। क्योंकि आपको पता है कि राज्य सरकार भी टैक्स लेती है, केंद्र सरकार भी टैक्स लेती है। तो मैक्सिमम देखोगे ना तो केंद्र सरकार टैक्स लेती है, तो क्या राज्य सरकार के पास वो टैक्स नहीं जाता है? जाता है। तो कितना जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, ये सब फाइनेंस कमीशन का काम होता है करना। फिर राज्यों का जो अनुदान दिया जाता है, कभी कभी क्या होती है ना, केंद्र सरकार राज्यों से मिलने वाले अनुदान की जो राशि होती है वो सिफारिश करना, किसका, फाइनेंस कमीशन का। अनुदान जो सब्सिडी दिया जाता है ना, एक्स्ट्रा अनुदान, वो इसी में है। फिर राज्यों को जो वित्तीय समावेशन होता है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको मेंटेन करके रखना। और समय समय पे क्या करता है, राज्य के जो भी वित्तीय मूल्यांकन है ना, वो केंद्र को सुझाव देता है। और अन्य वित्तीय मामला, ये सब संविधान क्या है, संविधान 280 में बोला गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर अभी की बात करें ना, तो अभी आपको फाइनेंस कमीशन का जो है वो अमित पनगड़िया, जो 16वीं वित्त आयोग का गठन किया गया है उसकी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 281। तो अनुच्छेद 281 कहता है वित्त आयोग की सिफारिशें। देखो वित्त आयोग की सिफारिशें में मतलब ये कह रहा है कि भारतीय संविधान को 281 ये बताता ना कि जो भी रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को कैसे सौंपी जाएगी और उसको आगे क्या करना होगा। यह रिपोर्ट जानते हो, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है 281 के तहत। और राष्ट्रपति महोदय जी क्या करते हैं, इनको संसद के दोनों सदन, जो लोकसभा है राज्यसभा में है, वहां प्रस्तुत करवाते हैं। फिर सरकारें क्या करती है, इस पर कार्यवाही करती है। मतलब रिपोर्ट के, राष्ट्रपति के रिपोर्ट के बाद व्याख्या होती है, संसद में प्रस्तुत होने के बाद बैठाई जाती है और की जाती है। तो ये रिपोर्ट जो है ना, ये है 281 में है कि वित्त आयोग का रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति दोनों संसद में पहुंचवाती है। ठीक है, मतलब सरल शब्दों में ऐसे समझो ना कि जो वित्त आयोग का काम है ना, वो पूरे काम करने के बाद जो भी रिपोर्ट तैयार होती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कितना धन की बांटने की सिफारिश होगी, वो सब राष्ट्रपति को दे दी जाती है। और राष्ट्रपति क्या करते हैं, जनता के जो भी प्रतिनिधि होते हैं ना, वो जान सके कि सरकार ने आयोग की सिफारिश से क्या क्या निर्णय लिया। तो ये अच्छी कदम है 281 के द्वारा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है ये। यहाँ तक क्लियर। 281 राष्ट्रपति रिपोर्ट जारी करते, रिपोर्ट को सबमिट करते हैं संसद। अब आते हैं, देखो ये 282 क्या है, 282 इसमें कह रहा है संघ और राज्य के बीच में राजस्व में किए जाने वाला व्यय। समझ रहे हो, संघ और राज्य द्वारा अपने राजस्व में किए जाने वाला व्यय। मतलब 282 ये कहता है कि जो भी केंद्र सरकारें हैं और राज्य सरकारें हैं, अपने अपने जो भी राजस्व से कितना पब्लिक पर्पस के लिए अनुदान दे सकती है। जैसे आपको पता है ना, भले ही वो विधानसभा अधिकार क्षेत्र में ना आता हो, जैसे
केंद्र सरकार और राज्य सरकार स्वतंत्रता पूरा देती है कि किसी भी सार्वजनिक हित के लिए आप धनराशि प्राप्त कर सकते हैं, मतलब धनराशि दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई काम लोक कल्याण से जुड़ा हो तो सरकार तो उस पे पैसा खर्च करेगी। क्या होगा? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबी के लिए, उन्मूलन के लिए, कोई आपदा के लिए, ये सब होती है ना। तो जो भी अनुदानें होगी केंद्र और राज्य के बीच में वित्तीय विवेकी अधिधान के लिए, वो सब इसमें दिया गया है। तो अनुच्छेद 282 में, ठीक है, समझ लो 282 क्या कहता है। 282 यही कहता है, सिंपल भाषा में यही कहता है 282 कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने जो भी राजस्व है ना, वो किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए अनुदान दे सकती है। जैसे मान लो कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो ठीक है, करने दीजिए। अगर वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, एजुकेशन के लिए, या कोई एनजीओ है, एनजीओ अच्छा काम कर रही है, फूड सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक को हेल्थ के लिए, इस सब के लिए काम कर रही है, तो या तो राज्य सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार उसको पैसा सब्सिडी के तौर पे हेल्प कर सकती है। तो ये बातें 282 में कहा गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 283 का आता है संचित निधि। देखो, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं में जो जमा राशि है उसकी अभिरक्षा करना। देखो 283 है ना, तो संविधान का ये है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो भी वित्तीय फंड है, जैसे धन कहाँ रखा जाएगा, इसका संचालन कौन करेगा, इसका लेखा परीक्षा कौन करेगा, ये बहुत बड़ी बात है ना, क्योंकि सरकार का पैसा है, और सरकार का पैसा किसका है? आम पब्लिक का, टैक्स का पैसा है। तो केंद्र सरकार के लिए पता है तीन, आपको पता है ना, केंद्र सरकार के लिए तीन तरह का फंड होती है। एक तो सामयिक निधि होती है जिसको कॉन्सेंट्रेटेड फंड बोला जाता है, एक आकस्मिक निधि होती है जो कॉन्सेंट्रेटेड फंड कहा जाता है, और एक सार्वजनिक निधि होती है, मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड, कंस्टिट्यूशन फंड और पब्लिक अकाउंट होती है। ये सब भारत सरकार की होती है। इस निधियों में क्या किया जाता है ना, रक्षा, भुगतान का तरीका, लेखपाल, संसद द्वारा जो भी बनाए गए कानून तो राष्ट्रपति को आदेश देता है, ठीक है। इसी तरह से राज्य सरकार के पास भी यही फंड होती है, बस वो राज्य के लिए होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ना कि इसकी सुरक्षा कैसे होगा, संचालन कौन करेगा, लेखा परीक्षा का निर्धारण कौन करेगा, ये सब केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य सरकार में राज्यपाल के द्वारा ये सब संचालित किया जाता है। तो ये बातें 283 में बोला गया है, ठीक है। सिंपल कहा गया ना कि जो भी संचित निधि का पैसा होगा, आकस्मिक निधि का पैसा होगा और लोक लेखा का जो भी पैसा होगा उसकी रक्षा करना सरकार की दायित्व होगी। अगर सेंट्रल में है तो राष्ट्रपति का दायित्व होगा, और राज्य में है तो राज्यपाल का दायित्व होगा, ठीक है। मतलब सिंपल कह सकते हो ना कि ये अनुच्छेद जो केंद्र और राज्य सरकार को जो संपूर्ण आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर, तो जो भी राशियां होगी वो कहाँ रखी जाएगी, और इसका संचालन कौन करेगा, ऑडिट कौन करेगा। तो आपको पता है ऑडिट कौन करता है? कैग। तो कैग ही तो करता ना, कैग 148 में उसको पावर दिया गया, ठीक है। तो कैग के द्वारा इस ऑडिट किया जाता है, ठीक है। तो ये 283 में बोला गया है। 284 में देखो क्या कहा गया है कि लोक लेखा, लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशि, अन्य राशियों की अभिरक्षा। जैसे 284 में ये बोला गया है कि जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो भी अधिकारियों द्वारा प्राप्त की गई धनराशि और जो भी अन्य संपत्तियां होगी, जैसे डिपॉजिट और कस्टम, उसको संभाल के रखना, ये सब काम किसकी होगी? सरकारी अधिकारियों द्वारा होगा। जैसे मनी रिसीव बाय गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा, जो भी धन भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी की क्षमता, ऑफिशियल कैपेसिटी से प्राप्त होता है, वो कहाँ रखा जाता है? वो पब्लिक अकाउंट्स में जमा किए जाते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जैसे जैसे नहीं होता है, मान लो कोई आय से ज्यादा इनकम कमा लिया हो तो उसका पैसा क्या होगा भाई? वो आय से ज्यादा, आपका इनकम 10,000 था और करोड़ों की संपत्ति बना लिए हो, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो उसकी पैसा कहाँ जाएगा? 284 के अनुसार बोला गया है कि ये पैसा चला जाएगा लोक फंड में। यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने पद के कारण राज्य की कोई संपत्ति प्राप्त कर लिया हो, और जो नियम अनुसार, अगर राज्य के नियम अनुसार जमा करना होगा उसको, क्यों?
क्योंकि वो धनराशि क्या है ना, सुरक्षा, जमा, संचालन की प्रक्रिया के तहत आता है, और ये सब संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार होता है। तो ये हमारा है 284 में। और ये पैसा जो है ना, वो आप निजी संपत्ति की तरह उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी खजाना है ना, पब्लिक अकाउंट है। ठीक है, मतलब सरकारी, जैसे जैसे जो भी आपके फंड में आ रहा है पैसा, जैसे आप सरकारी अधिकारी हो तो आपके पास तो पैसा आएगा, आपके पास पावर है, पूरा राजस्व के पैसा आ रहा है, तो पैसा आपको यही जमा करना होगा। नहीं करोगे तो फिर आपको साथ, क्योंकि आपका पैसा नहीं है ना, ये पब्लिक पैसा है। 285 में कहा है कि संघ की संपत्ति को कर की छूट। देखो 285 में ये बोला गया है कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय अनुच्छेद है 285, मतलब सरकारें जो होती है ना, राज्य सरकारें, तो भारत सरकार की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती। समझ रहे हो ना, जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो भारत सरकार की संपत्तियां पे कर नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती? बात यही है कि भारत की जो संपत्ति होगी ना, वो राज्य करों से छूट होगा। भारत की जो भी संपत्तियां होगी उस पर कोई राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण, नगर निगम कोई टैक्स नहीं लगाएगा। मतलब ना कि जो भी केंद्रीय संपत्ति है ना, वो राज्य के कर से मुक्त होगा। जैसे रेलवे का जमीन, भाई रेलवे का जमीन भारत सरकार का है, तो राज्य सरकार कहेगी मैं इस पे टैक्स लगाऊंगा ना, टैक्स नहीं लगा सकते हो। डाक विभाग की इमारतें, रक्षा संपत्ति पे आप राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। ये 285 की बात कहा गया है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? ठीक है, तो 285 में कह रहा है संघ की संपत्ति को राज करों से छुटकारा। जो भी सेंट्रल की संपत्ति है ना, उस पे राज्य सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि भारत की रेलवे पर संपत्ति का राज्य का कर नहीं लगा सकता। मान लो कि बिहार सरकार पटना स्टेशन के पास रेलवे में एक जमीन प्रॉपर्टी टैक्स लगाना चाहती है, लेकिन वो अनुच्छेद 285 के तहत केंद्र सरकार की संपत्ति है ना, तो बिहार नगर निगम या राज्य सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि रेलवे की जमीन राज्यों से मुक्त है। ठीक है, जैसे विभाग और डाक विभाग की इमारतें, उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगा सकती। रक्षा की जो भी संपत्तियां हैं उस पर राज्य सरकार टैक्स नहीं लगाती। जैसे मान लो कि पटना में कोई भारतीय सेना का मुख्यालय है, ठीक है, तो क्या उस पर कोई टैक्स लगा देगा जमीन ये सब के लिए? तो नहीं लगा सकता। तो ये 285 के तहत है। ठीक है, 286 कहता है कि माल के क्रय या विक्रय के करों पर अपविधुरन के निर्भर है। मतलब सीधा 286 कहता है, मतलब संविधान ये तय करता है कि जो राज्य सरकार की किस परिस्थितियों में बिक्री या खरीद जो भी होगा, मतलब या सेल या परचेज जो भी होगा, उस पर टैक्स नहीं लगाई जाएगी। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्सेशन होती है ना, उसको संतुलन बनाए रखना इसका काम होगा। समझ रहे हो ना? जैसे जैसे मान लो राज्य के बाहर कोई भी बिक्री हो गई, तो क्या आप उस पर टैक्स लगाओगे? नहीं लगा सकते। जैसे अगर मान लो दिल्ली की कोई कंपनी बिहार में, मतलब दिल्ली की कोई कंपनी बिहार में कोई वस्तु बेच रही है, तो बिहार सरकार उस पर टैक्स नहीं लगा सकती। ठीक है, ये बात है 286 में। 287 में कह रहा है विद्युत कर से छूट, विद्युत करों से छूट। मतलब ना 287 ये कहता है ना कि राज्य सरकार की विशेष परिस्थितियों में बिजली कर टैक्स नहीं लगा सकती। केंद्र सरकार और रेलवे जैसी जो भी राष्ट्रीय सेवाओं राज्य करों से मुक्त रखना। मतलब सीधा समझो ना कि जो बिजली पर राज्य सरकार से छूट होती है, कि किसी भी राज्य का यह अधिकार नहीं है कि जो भी बिजली पर टैक्स लगाए। जैसे मान लो कि यह बिजली भारत सरकार द्वारा कंज्यूम की जा रही है, तो ऐसा तो नहीं ना कि भारत सरकार को बेची जा रही हो तो आप टैक्स लगा दोगे? नहीं लगा सकते। जैसे मान लो कि रेलवे के निर्माण में, रख रखाव के संचालन में क्या हो रही है, बिहार सरकार का बिजली की उपयोग हो रही है, तो क्या उसका आप टैक्स लोगे? नहीं, टैक्स नहीं दे सकते। तो ये बात कहा गया है बिजली के करों पर छूट। ठीक है, समझ रहे हो आप?
मतलब 287 का सिंपल बात है ना कि कोई भी राज्य सरकार, भारत सरकार या रेलवे द्वारा जो भी उपयोग की जाने वाली बिजली पर कर नहीं लगा सकते, चाहे वे राष्ट्रीय बधित ना हो, उनका संचालन सस्ता नहीं, ये बात कहा गया। समझ में आया? आप कहोगे कहाँ नहीं लगा सकती है? जैसे मान लो कि बिहार सरकार चाहती है कि भारतीय रेलवे द्वारा जो उपभोग की गई बिजली पर टैक्स लगाया जाए, तो राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है? नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि वो रेलवे केंद्र की सुविधा है। ठीक है, समझ में आया? तो ये था हमारा 287। अब है 288। 288 क्या कहता है? 288 कहता है जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। मतलब ना 288 ये कहता है कि राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा किसी राज्य द्वारा उत्पादित या आपूर्ति की गई बिजली पर टैक्स नहीं लगा सकती। मतलब ना सिंपल शब्दों में, सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि कोई भी राज्य सरकार या केंद्र किसी अन्य राज्य द्वारा भेजे गए जैसे जल या बिजली पर बिना संसद की अनुमति के टैक्स नहीं लगा जाती। समझ रहे हो? समझ में आया? मतलब जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान में कुछ छूट देना। ठीक है, मतलब ना जल या बिजली पर कर लगाने की सीमा बताया गया। मतलब कोई भी राज्य सरकार हो या भारत सरकार हो या किसी दूसरे राज्य से आने वाली जो भी बिजली हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, नहीं समझ रहे हो जी? जैसे मान लो कि अंडानी का बहुत बड़ा प्लांट झारखंड में है और वो क्या कर रहा है, बिहार को बिजली सप्लाई कर रहा है, तो राज्य सरकार की पावर नहीं होगा बिजली हमारे एरिया से आ रही तो मैं इस पर टैक्स लगाऊंगा, नहीं, टैक्स कुछ नहीं लगा सकता। ठीक है, ये बात है 289 की बात। मतलब रियल लाइफ एग्जांपल में यही समझो कि मान लो बिहार को झारखंड से बिजली मिल रही है, तो टैक्स लग सकता है? नहीं लग सकता, क्योंकि दूसरे राज्य की बिजली है। मान लो यूपी को केंद्र सरकार के परियोजना से पानी मिल रही है, तो क्या आप टैक्स लगा दोगे? नहीं लगा सकते। तो ये बात 288 में कहा गया। ठीक है, 289 में क्या कहता है कि राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। मतलब 288 में 289 में कहता है राज्यों की संपत्ति और आय के संघ से कराधान की छूट। मतलब ये कह रहा है कि जो राज्य भारत की जो केंद्र सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट की जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, इनकम है, उस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये बात है। जैसे केंद्र सरकार की संपत्ति पर राज्य सरकार नहीं लगा सकता टैक्स, और जो भी राज्य सरकार की संपत्ति है उस पर केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगा सकता। ये 289 में बोला गया है। ठीक है, मतलब राज्य की जो संपत्ति होगा वो आय कर से मुक्त होगा, इस पे भारत सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो अगर बिहार सरकार खुद की कंपनी चलाती है और मुनाफा कमा रही है, तो केंद्र सरकार टैक्स लगा देगा? नहीं, केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगा सकता। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होती है जहां लगा सकते हो। बिहार सरकार से सचिवालय भवन में टैक्स लगेगा? नहीं। तो ऐसे ऐसे मतलब सिंपल सिंपल में ये कहा गया है कि अपने अपने जगह से, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार पे टैक्स नहीं लगाएगी और राज्य सरकार केंद्र सरकार पे टैक्स नहीं लगाएगी। अब है 290। 290 में देखो क्या कहा गया है। 290 में कहा गया है कि कुछ व्यय और पेंशन के संबंध में समायोजन। मतलब 290 ये कहता है कि किसी राज्य को कुछ खर्चे या पेंशन का भुगतान करना होता है, तो पहले भारत सरकार करती थी या करना चाहिए था, लेकिन उसके बदले में केंद्र सरकार उस राज्य को अनुदान दे सकती है। जैसे मान लो बिहार में विधवा पेंशन 200 से 1100 रुपया हो गया, तो क्या केंद्र सरकार उसको हेल्प नहीं करती है? करती है, अनुदान के तौर पे करती है। मतलब सीधा ये कर रहा है कि अगर किसी राज्य को कुछ पैसे खर्च करना हो, जैसे पेंशन का भुगतान करना होता है, तो जो भारत सरकार करती थी या करना चाहिए था, उसके बदले में केंद्र सरकार क्या करेगी, उस राज्य को अनुदान दे सकती है।
समझ रहे हो? बाकी ये निर्णय राष्ट्रपति से लेना होगा, ठीक है, समझ रहे हो? जैसे मान लो ना कि किसी राज्य ने पहले केंद्र सरकार के अधीन किसी सेवा जैसे सेना न्यायाधीश पर खर्च किया, तो बाद में भरपाई अनुदान के बदले कर दिया जाएगा, समझ रहे हो ना? ये होती है, समझ में आया? तो ये हो गया हमारा 290। 291 की क्या कर रहा है? दुष्देश निधियों के व्यय, मतलब सिंपल यही है कि 290 का था कि अगर किसी राज्य को कुछ ऐसे खर्च या पेंशन देनी पड़ती है तो पहले भारत सरकार की ये जिम्मा होती थी, लेकिन अब बदले में क्या करता है ना, राज्य सरकार को उसको अनुदान दे सकती। जैसे मान लो कि पहले अंग्रेज के समय में कोई अधिकारी या सैनिक ब्रिटिश सरकार में काम करता था, सपोज दैट, और भारत जब आजाद हुआ तो उसकी पेंशन का भुगतान अब राज्य सरकार को करना पड़ता है, तो ये तो वह सेवा था ना। लेकिन असल में क्या है, असल में जो भी खर्च होगा वो राज्य सरकार कुछ राशि के अनुदान के रूप में दे देगी, ठीक है। तो ये है 290, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 290 तो उसी से रिलेटेड है। 293 है राज्यों द्वारा उधार लेना। हाँ देखो, राज्यों द्वारा उधार लेना, और यही सबसे बड़ा खतरा है राज्य के लिए हो जाता है। मतलब ना राज्यों को उधार लेना, क्या उधार ले सकता है? राज्यों का उधार का मतलब होता है ना कि यह अनुच्छेद बताता है कि राज्य सरकार कैसे और किन शर्तों पर लोन या बोरिंग ले सकती है। जो राज्य सरकार लोन लेती है ना, कहीं से, कोई कंपनी से या कहीं से भी, किसी भी माध्यम से लेगी लोन, तो उसका टर्म कंडीशन होता है। ऐसे नहीं कि मनमानी जो मन में आया वो आप ले लो, या नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हो। राज्य को ऋण लेने का अधिकार है, ले सकते हैं। किस लिए? डेवलपमेंट के लिए। हर राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि जो भी अपने राजस्व है या विकास कार्यों, डेवलपमेंट वर्क के लिए आप लोन ले सकते हैं। चाहे आप भारत सरकार से ले सकते हैं, किसी बैंक से ले सकते हैं, या किसी संस्था से ले सकते हैं, या WHO दे सकते, WHO नहीं, ये क्या बोलते हो, विश्व बैंक दे सकता है, IMF दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो लेने का पूरा अधिकार 293 के तहत बोला गया है कि राज्य सरकार लोन लेगी, ठीक है, लेगी। अगर मान लो भारत सरकार से उधार लेता है तो राज्यों की जरूरत होगा कि वो अपने सरकार को ऋण ले सकता है, तो ले सकता है, तो ये अनुमति दिया गया है भारत सरकार से लेनी है। तो शर्तें है, मान लो बिहार सरकार पहले से ही केंद्र सरकार से 5,000 करोड़ का कर्ज ले लिया हो, और बिहार सरकार और 2,000 करोड़ का लेना चाहती है या किसी बैंक से, तो पता है केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होगी। भैया पहले 5,000 करोड़ तो हमको तो चुका दो, बाद में 2,000 करोड़ आप ले लेना उससे। अगर केंद्र मना करता है ना तो राज्य नया ऋण नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती है, समझ रहे हो? मान लो कि अगर राज्य सरकार दिवालिया हो गई, तो राज्य सरकार कहाँ है? हमारे इंडिया में है, तो क्रेडिबिलिटी जो होगा ना वो राज्य सरकार के पास जाएगा। ऐसे समझो ना कि मान लो कि एक फादर है और एक सन है। अगर मान लो सन ने 2,000 करोड़ रुपया का लोन ले लिया और ये नहीं चुका पाया, तो भैया कहाँ जाएगा? फादर के पास जाएगा, बोलेगा आपका बेटा तो इतना सारा लोन लिया, आप चुका ही नहीं पा रहा है, खेत बाड़ी संपत्ति जो भी होगा जाएगा, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए जो भी लोन वगैरह लेना होगा वो आप सब प्रोसेस के तहत लेते हो, और सब नजर बैठा के रखती है केंद्र सरकार। ऐसा नहीं कि आप जो मन में आया लोन ले लो, नहीं ले सकते हो, और लेगे तो हिसाब देना होगा, क्योंकि बाद में चुकाना भी तो पड़ता है ना। ये बात है, ठीक है, समझ में आ रहा आपको? अब आती है 294। ये था 293 के तहत लोन ले सकते हैं आप, कौन? राज्य सरकार। 294 में करा कुछ दशाओं में संपत्ति स्थित अधिकारियों, दायित्व और बाधाओं का उत्तराधिकार। देखो भाई, जैसे क्या हुआ ना, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम थी। हमारा देश आजाद हुआ, तो आजादी हुआ तो 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हो गया। उसी समय से मान लो ना ब्रिटिश सरकार या कोई प्रांत जो था, उसका संपत्ति, उसका अधिकार, उसका दायित्व है जो अपने अपने हिसाब से या तो भारत सरकार के पास है या राज्य सरकार को मिल गए। जैसे कोई भी संपत्ति या जिम्मेदार जो पहले से था ब्रिटिश इंडिया में, वो पुराने राज्यों के थी, लेकिन जब आजाद हुआ ना तो भारत सरकार के पास चली गई। तो ये बातें बोली गई है 294 में, ठीक है। मान लो कि भारत सरकार को क्या मिला,
तो भारत सरकार को बहुत सारे ऐसी संपत्तियां ना जो ब्रिटिश सरकार के गवर्नर जनरल के थे वो भारत सरकार के पास आ गए। जैसे रेलवे, रेलवे तो अंग्रेज ने बनाया था, डाकघर अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, केंद्रीय भवन, बहुत सारे ऐसे सरकारी भवन थे जो अंग्रेज के द्वारा बनाए गए थे। लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो क्या हुआ, वो तो मेरा हो गया ना, भारत सरकार के अपने आप अधिकार में आ गया। तो ये था 294 में बोला गया, ठीक है। 295 करा अन्य दशाओं में संपत्ति अस्तित्व अधिकारियों और दायित्व और बाधाओं का उत्तराधिकारी। जैसे 295 में है, बस 294 की भी तरह जुड़ा हुआ है। इसमें बोला ना कि कुछ रियासती इलाका जैसे पूर्वोत्तर राज्यों को मिलाकर बना है। अगर भारत आजाद हुआ, जैसे बहुत सारे रियासती इलाके था ना, जयपुर था, भोपाल था, हैदराबाद था, वो भारत में आके मिल गया, तो क्या उनकी संपत्तियां, उनकी जिम्मेदारी किसके पास होगा, तो जो उसके आसपास के राज्य थे वहां चली गई। बस यही था इसका आंसर 295 में है। 296 में क्या कहा गया है, 296 में कहा गया है कि राजगानी व्यक्तिगत स्वयंवंश का होना या प्रोद्योगिक संपत्ति। जैसे क्या होती है ना कि अगर भारत में किसी व्यक्ति की संस्था कोई संपत्ति है और उसका मालिक या उत्तराधिकारी नहीं है, बहुत सारी ऐसी संपत्तियां होती है जिसका कोई मालिक नहीं है, पता ही नहीं कि कौन इसका मालिक होगा, तो भाई वो भारत सरकार के अंडर नहीं हो जाएगा, तो संपत्ति भारत सरकार की हो जाती है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर कोई संपत्ति का मालिक है ही नहीं, मान लो कि कोई व्यक्ति का जमीन था, पैसा था, मकान था, लेकिन वो मृत्यु के बाद उसका कोई वारिस ही नहीं बचा, बहुत सारे केस होते हैं, तो फिर क्या करती है ना, वो ओनरशिप कहाँ चली जाती है, संपत्ति सरकार के अधीन में चली जाती है। तो ये इसका दिया हुआ है 296 में, ठीक है। अगर किसी संस्था का अस्तित्व खत्म हो गया, जो बहुत बड़ा कंपनी था, संस्था चल रही थी और बाद में खत्म हो गई, और जो संपत्ति बची वो सरकार के पास चली जाएगी, और ये काम दोनों राज्यों पे लागू होता है। जैसे अगर संपत्ति केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में है तो भारत सरकार के पास जाएगी, अगर कोई राज्य क्षेत्र के अधिकार में है तो राज्य सरकार के पास जाएगी, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो, ऐसे समझो, मान लो कोई कि पटना में कोई बुजुर्ग रह रहा था, उसके पास बहुत बड़ा एक मकान था, बहुत बड़ा एक फ्लैट था, ठीक है ना, उसका कोई बच्चा था ना बीवी था, कोई नहीं था। अब बेचारा उसकी मौत हो गई, अब मौत हो गई तो क्या होगा, उसका कोई वारिस तो बचा नहीं, वारिस कैसे बचेगा, मान लो किसी को दस्तावेज वगैरह दिया होगा, नॉमिनेट किया होगा तब ना, लेकिन कोई वारिस नहीं बची, तो पता है वो मकान कहाँ चला जाएगा, बिहार सरकार उसको अपने यहाँ पास रख लेगी। ये कहा गया है 200, देखो मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, ये 296 का रहा, ठीक है। या दिल्ली में कोई बहुत बड़ी कंपनी थी और बंद हो गई, तो भारत सरकार का संपत्ति हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये कहा गया 296 में, ये बात है। 297 में कहा गया है कि राज्य सरकार खंड और महाद्वीप मंथन भूमि के मूल्यांकन चीजों और अन्य आर्थिक क्षेत्रों के समय निहित होना। जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे जी ना, समुद्री चीज, आसपास के जो भी चीजें जैसे तेल है, गैस है, खनिज है, मछलियां है, अन्य प्राकृतिक चीज है, उसकी अधिकार भारत सरकार के पास ही होगा। ये अनुच्छेद 297 में कहा गया है, समझ रहे हो ना। जैसे समुद्री चीज, तो आपको पता है ना कि हमारा समुद्री क्षेत्र में जो भारत का अधिकार क्षेत्र होता है वो 22 किलोमीटर तक होता है, मतलब 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है, वो भारत का क्षेत्रीय अधिकारी कहा जाता है। वो सारी चीज भारत सरकार की होती है, ठीक है। जैसे मान लो उसी क्षेत्र में कोई तेल मिल गया, बहुत बड़ा पेट्रोल खन मिल गया, तो भैया भारत सरकार के हो जाएगा। ये बात 297 में कहा गया। किसी राज्य का अधिकार नहीं, तो बिल्कुल नहीं। ये जैसे जो भी तट है ना, जैसे तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, केरल है, वो सब समुद्र के अधिकार है, किसके क्षेत्र में आएगा, वो सब राज्य सरकार के क्षेत्र में नहीं आता, वो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आता है। जैसे हमारे आसपास में जो भी है इंडिया में, जितने बहुत सारे तटीय, कितने 9 तट है, 9 राज्य है, तो 9 राज्य के आसपास में जितने भी बड़े बड़े समुद्री तट है, ये वो बंदरगाह सब केंद्र सरकार के अधीन आती है, ठीक है। तो यहाँ अब ये पता है 1976 में 42वां संशोधन हुआ था, इसमें स्पष्ट किया गया था कि जो भी समुद्री तेल होगा, गैस होगा, खनिज होगा, वो केवल भारत का ही अस्तित्व होगा, मतलब भारत सरकार ही उसका अधिकार होगा। जैसे मान लो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आसपास में पेट्रोल मिल गया, तो पूरी तरीका से बॉम्बे हाई कोर्ट में तो मिला, ठीक है, उसके आसपास में मिल गया,
तो ये नहीं कि महाराष्ट्र सरकार की संपत्ति होगी, नहीं, तो भारत सरकार की संपत्ति है, ना कि महाराष्ट्र राज्य। ये बात 297 में कहा गया। ठीक है, क्लियर। अब है 298। 298 देखो क्या कहता है। 298 कहता है कि व्यापार करने की आदि शक्ति, व्यापार करने की आदि शक्ति। देखो 298 में कहता है ना कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों अधिकार है कि वो ट्रेड, बिजनेस, संपत्ति का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर सके। समझ रहे हो ना, जैसे केंद्र या राज्य सरकार दोनों व्यापार कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 298 में बोला गया है। जैसे मान लो कल के दिन रेलवे को क्या किया जाए, 200 साल के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाए, तो बिल्कुल दे सकता है भाई। इस अनुच्छेद में बोला गया है 200 व्यापार करने की शक्ति दिया गया है। कि अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर तो पब्लिक क्षेत्र में आती है, तो रेलवे को क्या दे सकते हैं, नहीं दे नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ परसेंट तो बेच सकता है ना, अनुबंध कर सकता है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकता है ना। तो ये पावर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास है कि कोई भी संपत्ति को वो बेच सकता है। अगर उसकी स्थिति खराब हो जाए तो बेच देगा, अगर स्थिति अच्छी है तो खरीद लेगा। ये सब काम कर सकता है, पूरी तरीका से अनुबंध पे दे सकता है। मतलब ना सीधा ऐसे बोला गया कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने क्षेत्र में कोई भी व्यापार या व्यवसाय कर सकती है 298 के तहत। ठीक है, जैसे औद्योगिक उत्पादन कर सकती है, खनन कर सकती है, बिजली कर सकती है, पेट्रोलियम कर सकती है, परिवहन आदि कर सकती है। समझ रहे हो ना, या तो भूमि, भवन, खनिज, कोई भी संपत्ति को खरीद सकती है, बेच सकती है या अपने पास रख सकती है। पूरा पावर किसको दिया गया है, सरकार को। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, मान लो कि अभी हमारे देश में लगभग 12 गो महारत्ना कंपनी है ना, जैसे ओएनजीसी, भेल है। अब वो तो सार्वजनिक कंपनियां हैं, लेकिन चाहे तो कंपनियां क्या करे तो उसको बेच दे। जैसे आपने सुना होगा लाल किला को कितना साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया, यही अनुच्छेद 298 के तहत उसको अधिकार मिला देने का। यहाँ तक क्लियर है। 299 देखो क्या कहता है। 299 कहता है संविदा। संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो ना, जो 298 है वही 299 का आता है। मतलब ना कॉन्ट्रैक्ट पे जब भी भारत सरकार या कोई राज्य सरकार किसी व्यक्ति से, कोई कंपनी से या कोई संस्था से एग्रीमेंट करती है, मींस कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो उसकी कानूनी वैल्यू तभी माना जाएगा जब वो 299 के तहत अनुसार किया गया हो। समझ रहे हो ना, ये बहुत बड़ी बात है। 299 में बहुत बड़ी बात बोला गया है कि मान लो कि भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार कोई व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट करती है, या कोई संस्था से करती है, या कोई कंपनी से एग्रीमेंट होती है ना कि इतना साल के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, तो ये अनुबंध तभी वैलिड माना जाएगा जब संविधान 299 के अनुसार किया गया हो। अब 299 क्या है, यही है। 299 में यही बात बोला गया है कि जो भी अनुबंध होगा, अगर केंद्र में हो तो राष्ट्रपति और राज्य में हो तो राज्यपाल के नाम से होगा। ठीक है, केंद्र सरकार के जो भी अनुबंध होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे और राज्य में राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये सब अनुबंध जो भी है 299 के तहत किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, और पूरी तरीका से कानून का पालन किया जाएगा। ठीक है, ये होती है। ऐसा इसलिए ना क्योंकि धोखाधड़ी ना हो, मतलब सिंपल ये समझो। तो 299 यही कहता है। 300 क्या कहता है, 300 कहता है कि वाद और कार्रवाइयां। देखो मान लो भारत सरकार और राज्य सरकार की अदालत में मुकदमा भी कर सकती है और उसके लिए खिलाफ में मुकदमा दायर भी किया जा सकता है। समझ रहे हो ना, जैसे ऐसा तो नहीं ना कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास पावर नहीं है, वो भी केस लड़ सकती है। मान लो केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोई भी कानूनी रूप से जिम्मेदार है, ठीक है, वो नागरिक या कंपनी से मुकदमा कर सकती है। कभी कभी देखते हो ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कंपनी से केस लड़ रही हो, ऐसा नहीं होता है, या उस पर मुकदमा किया जा सकता है। सरकार पर भी मुकदमा चल सकता है, सरकार मुकदमा कर सकती है। अगर किसी मान लो सरकारी कर्मचारी या विभाग के कार्य से किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, तो वह व्यक्ति सरकार पर अदालत केस कर सकता है। ये बातें 300 में बोला गया है।
या परिवार सड़क पे मुआवजा का भी कर सकता है दायरा, ठीक है। या सरकार भी मुकदमा कर सकती है, दोनों चीज हो सकती है। मतलब ना अगर भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी व्यक्ति पर किसी संस्था पर भी मुकदमा कर सकती है अगर उसे सरकार का नुकसान किया हो या अनुबंध तोड़ा हो। जैसे मान लो कि आपने 299 का तहत कॉन्ट्रैक्ट किया 300 साल का और आपने बीच में उसको तोड़ दिया, तो ये तो गैर कानूनन हो गया, तो सरकार आप पे लीगल एक्शन ले सकती है। ये अनुच्छेद बोला गया है 300 के तहत, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर? तो कानूनी कार्रवाई कर सकती है, ठीक है। मतलब मुकदमा किसी भी नाम से हो सकता है। अब मान लो कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति पे मुकदमा किया है तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से होगा और वहां पे स्टेट के नाम से होगा, ठीक है। कोई भी कंपनी पे कर सकते हो। ये 300 के तहत केस किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब है 301। 300 300 का देखो है ना, विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। देखो ये आपको पता है ना, आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो 19 में हमें 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स दिया गया था कि नहीं। उसमें एक संपत्ति के अधिकार भी दिया गया था, लेकिन क्या हुआ ना कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब क्यों हटाया गया, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति समझ रहे हो ना। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता सिवाय कानून के आधार पर। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे सरकार कोई भी संपत्ति छीन लेगी, ऐसा नहीं कर सकती, ये गैर कानूनन है। मतलब ना सरकार किसी भी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकती, या उसको करना भी होगा तो कानून के स्पष्ट लीगल प्रोविजंस के तहत करेगी। समझ रहे हो ना। आपको पता होगा ये संपत्ति के अधिकार दिया गया था अनुच्छेद कब, अनुच्छेद 1F में 31वां अनुसूची में था, अनुच्छेद में था। लेकिन जब 44वां संशोधन हुआ 1978 में तो मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया और यहीं पे आके जोड़ दिया गया 301 के अनुसार, ठीक है। तो अब आती है ना कि क्या ये मौलिक अधिकार नहीं है? नहीं, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स नहीं है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसका मतलब ना कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा। अगर आपके साथ कोई संपत्ति से रिलेटेड कोई मामला फंसती है तो पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा, तभी आप उस मसला को हाई कोर्ट सुनेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। तो सरकार संपत्ति ले सकती है लेकिन कानूनी रूप से लेगी। जैसे मान लो कि इधर रेलवे लाइन जा रही है और आसपास में आपका बहुत सारे जमीन थे और रेलवे लाइन ले जाना सरकार को जरूरी है क्योंकि देश का डेवलपमेंट भी तो करना है। और आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं रेलवे लाइन आप ले जाओ, मुझे जमीन देना ही नहीं, नहीं, आपकी बात नहीं चलेगी वहां। वो जमीन आपको देना ही पड़ेगा। आप देना ही पड़ेगा तो क्या वो जबरदस्ती छीनेगा? नहीं, कानून के तहत छीना जाएगा और जो रेट है, सरकारी रेट है जो तय करेगी सरकार, वो आपको दिया जाएगा, हक दिया जाएगा, पूरा हक मिलेगा आपको। आपके साथ नाइंसाफी नहीं किया जाएगा। ये कौन अनुच्छेद 300 का कहता है, ठीक है। मतलब बिना मुआवजे की संपत्ति नहीं ली जा सकती, सरकार आपको संपत्ति का पूरा पूरा उचित मुआवजा देगा। समझ रहे हो ना। जैसे सड़क बना रही हो, एयरपोर्ट बना रहा हो, रेलवे लाइन बन रहा हो, सारे का क्या होती है, कंपनसेशन सुने हो ना, वो मिलती है। और सरकार का पैसा पूरा, आज तक आपने सुना है कि उसका कंपनसेशन बहुत कम मिला? नहीं, बहुत अच्छा कंपनसेशन मिलता है, अच्छी कंपनसेशन दिया जाता है। तो जो भी सरकारी संपत्तियां होती है ना, चाहे आपका जमीन हो या आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपको कानूनी रूप से आपसे सरकार लेगी। तो यही बोला गया है अनुच्छेद 300 में, किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल और केवल कानून के अनुसार से ही आप वंचित कर सकते हो, अन्यथा नहीं, ठीक है।
तो अनुच्छेद 301 समझ में आ गया, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था ना, तो संपत्ति के अधिकार वो हटा दिया गया यहाँ से और इसमें जोड़ा गया। अब है 301 के तहत कि व्यापार वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता। देखो भाई 301 एक आता ना कि भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी मतलब भारत के अंदर किसी भी राज्य से किसी भी राज्य तक आप व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, आवागमन कर सकते हो, स्वतंत्र हो, कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये इकोनॉमिक यूनिट है कि जब भी कोई राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करता हो, आगमन कर सकता हो, तो कोई रोक नहीं सकता, टैक्स नहीं लगा सकता है। ऐसा नहीं कि आप मेरे बिहार में व्यापार करने आए तो टैक्स दे दो, टैक्स देना होगा व्यापार करने का, ये नहीं। वो अलग टैक्स अदर चीज पे दिया जाएगा, लेकिन व्यापार के पर्पज से कि आप टैक्स दोगे, ये बातें यहाँ पे नहीं कहा गया। तो 301 के तहत ये बातें कही गई है। 300 यहाँ पे मतलब ना फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, हर व्यक्ति व्यापार कंपनी को यह अधिकार दिया गया है कि पूरे भारत में सामान बेच सकता है, खरीद सकता है बिना किसी राज्य की अनुचित रोक टोक। ठीक है, ये बात हमारे संविधान के 301 में बातें कह गई है। अब 302 क्या करता है, व्यापार वाणिज्य समागमन के निर्बंधन के अधिरूपत करने की संसद की शक्ति होगी। बिल्कुल। अब देखो 302 कहता है ना कि अगर पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि पब्लिक इंटरेस्ट में भारत के भीतर व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य कर सकते हो, आवागमन कर सकते हो, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ये पावर संसद को दिया गया है। कौन कर सकता है प्रतिबंध, तो भारत सरकार में संसद कर सकती है। क्यों कर सकती है, कोई राज्य सरकार अपने स्तर पे ऐसा प्रतिबंध नहीं लगा सकती, केवल और केवल संसद को ये पावर दिया गया। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। अब पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है कानूनी रूप से, रेगुलेशन से रोक लगाया जा सकता है। समझो आप गांजा, दारू, अफीम ये बेच रहे हो, तो ये कोई व्यापार हुआ नहीं, तो प्रतिबंध कौन लगाएगा, भारत सरकार लगाती है। आपको ऐसा नशीली दवा का व्यापार करना गैर कानूनी, तो 302 के तहत किया गया। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, इन्वायरमेंटल रीजन के लिए, समझ रहे हो ना। तो 302 के तहत वो पूरी तरीका से आप पे अधिकार है कि वो रोक लगा देगा। ऐसा नहीं कि आप गांजा, अफीम, चरस बेच दो, नहीं, गलत है, ये गलत है, नहीं बेच सकते हो आप। ठीक है, अगला 303 में कहा गया कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का निबंधन। मतलब 303 कहता ना कि या तो पार्लियामेंट या राज्य सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिस पर एक राज्य से दूसरे राज्य या वाणिज्य ट्रेड में कोई भेदभाव हो। समझ रहे हो ना, मतलब ये बोला गया है कि व्यापार वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों का निर्बंधन। मतलब 303 यही कहता है कि संसद हो या कोई राज्य सरकार हो, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में वाणिज्य या व्यापार का भेदभाव हो। मतलब ना भेदभाव की मनाही हो, नो डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता है जिससे सिर्फ और सिर्फ राज्य का फायदा हो, नुकसान भी उसी को हो। समझ रहे हो ना, ये बातें 303 में बोला गया है। अब भेदभाव समझ ही रहे होगे कि अपने फायदा के लिए। ठीक है, मान लो केंद्र सरकार ने ऐसा टैक्स ला दिया जो गुजरात के व्यापारियों को पूरा टैक्स मिलेगी, लेकिन बिहार के व्यापारियों को नहीं, तो भाई ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी हो जाएगा ना। बना देगी, अगर मान लो केंद्र सरकार बोल देगी कि बिहार गुजरात के व्यापारियों को पूरा टैक्स मिलेगा छूट, और बिहार के व्यापारी को कोई टैक्स नहीं, तो भाई ये 303 का तो पूरा उल्लंघन हो गया ना। तो ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। कोई मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते हो जिसके फायदा हो। अगर आपको बनाना भी है तो पूरे इंडिया लेवल पे सब व्यापार के लिए फायदा होगा, वो टैक्स बनेगी। जैसे समझ रहे हो ना, ये बातें 303 में कहा गया है। 304 में देखो क्या कहा गया है कि राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागमन में निर्बंध है। मतलब ना राज्यों के बीच कोई भी व्यापार हो, वाणिज्य हो या समागमन में कोई भी किसी तरीका का कोई भी निर्बंधन नहीं होगा। मतलब 303 में कह रहा है 304 में कि अगर राज्य सरकार कुछ परिस्थितियों में, जैसे कोई व्यापार हो गया, आवागमन हो गया, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। कौन, राज्य सरकार।
अब क्यों लगा सकती है, लेकिन इसके लिए संसद से अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है, ये पावर 304 में किसको दिया गया है, राज्य सरकार को दिया गया है। कैसे, मान लो राज्य सरकार को कर लगाने का पूरा अधिकार है और कोई भी राज्य सरकार ये कर सकती है, लेकिन ये माल दूसरे राज्यों से टैक्स लगाया गया हो तो क्या होगा, उस पर हम बराबर इक्वलिटी कर सकते हैं। जैसे दूसरे राज्य से आने वाले माल के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, ये जनहित में होगा। ठीक है, अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो पहले राष्ट्रपति से बैलेंस करना होगा, पूछना पड़ेगा। तो 304 यही सुनिश्चित करता है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा और हितों के लिए कानून बना सके, लेकिन राष्ट्रीय एकता को ध्यान में रखते। ठीक है, अपने राज्य के लिए आप फायदा कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि अपने राज्य के लिए, अपने फायदा के लिए उसे दूसरे राज्य की भेदभाव कर दिए, तो ये गलत हो गया। जैसे मान लो कि बिहार सरकार जो है वो अपने राज्य से आने वाले गेहूं पर 10% टैक्स लगाना चाहती है, लेकिन बिहार के अंदर ही वही टैक्स किसानों पर लगाती है, तो ये तो वैध है, लेकिन क्योंकि दोनों समान है। लेकिन अगर बिहार सरकार केवल उत्तर प्रदेश से आने वाले गेहूं पर टैक्स लगाए तो फिर 304 में तो यह अनुबंध ब्रेक हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा ना। नहीं समझा, देखो कह रहा कि बिहार सरकार अपने राज्य में आने वाले गेहूं पर 10% टैक्स लगाना चाहती है, अपने राज्य में आने वाले से, तो कहीं से भी आ सकता है, यूपी, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से, और ये वैध है। क्यों, क्योंकि वो टैक्स किसानों पर लगाई जा रही है, ओवरऑल देखा जा रहा है। लेकिन अगर ये बिहार सरकार कहते हैं कि नहीं, उत्तर प्रदेश से आने वाले गेहूं पर हम टैक्स लगाएंगे, तो फिर ये तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, क्योंकि अदर स्टेट के बारे में आपने कुछ नहीं बोला और सीधा इंडिविजुअली आपने क्या किया, टारगेट कर दिया उत्तर प्रदेश को, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आप राज्य सरकार कर लगा सकती है, व्यापार को रोक सकती है, लेकिन राष्ट्रपति से अनुमान लेना होगा। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र अपने राज्य से, गुजरात से आने वाला पेट्रोल पे अधिक टैक्स नहीं लगा सकती है। क्यों, क्योंकि 304 का उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन उड़ीसा में अपने राज्य में जो प्लास्टिक की थैलियां की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये जनहित में है, अनुमति है, वैध है, महामारी इन्वायरमेंट से लेके है, तो ये रोक लगाया जा सकता है। तो टैक्स लगाने का भी बहुत सारे प्रक्रिया है, पावर दिया गया है किसको, राज्य सरकार को। आप जैसे ये राज्य सरकार ये लगा सकता है कि हम कोई भी बाहर से नशीली दवाएं के लिए हम पूरी तरीका से प्रतिबंध करते हैं कि हमारे बिहार राज्य में बाहर से कोई ऐसा सामान हो, मतलब वो नहीं आना चाहिए, तो ये टैक्स पब्लिक वेलफेयर के लिए सही है। आप इंडिविजुअली किसी चीज पे नहीं लगा सकते हो, उधर से कोई काजू आ रही है, जम्मू से सेब आ रहा है, मैं इस पे 20% टैक्स एक्स्ट्रा लगा दूंगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो ये बातें 304 में कहा गया। 305 में कहा गया है कि विद्यमान विधियों और राज्यों की एकाधिक का कर उपबंध करने की विधियों पे मतलब 305 ये कहता है ना कि जो कानून सरकार व्यापार में पहले से लगा चुकी है वो सरकार में जनहित में बराबर है। मतलब 301 और 304 से जो भी व्यापार की स्वतंत्रता है उसके बावजूद भी रोक और अवैध नहीं माना जाएगा। मतलब मोनोपोली सरकार रख सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में रहने की। ठीक है, नहीं समझा, ऐसे समझो। मान लो कि अगर भारत सरकार कहे कि रेलवे सेवा केवल सरकार ही चलाएगी, कोई निजी कंपनी नहीं, ये तो वैध है क्योंकि ये जनहित में है। लेकिन अगर बिहार सरकार कहे कि राज्य में शराब की बिक्री का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास होगी, तो यहाँ तक भी सही है, 305 तक सही है। लेकिन अगर राजस्थान खनिज खनन के मायने को अपने नियंत्रण में रखे तो फिर तो यह स्टेट मोनोपोली हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो ये गलत है। तो स्टेट मोनोपोली भी वैध है। तो ये बात बोला गया है हमारे लिए 305 में। ठीक है, मतलब सिंपल याद रखो ना कि 305 के अनुसार सरकार जनहित में कोई वस्तु या सेवाओं पर एकाधिकार रख सकती है। ये अनुच्छेद 301 और 304 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 301 में क्या बोला गया है कि आप व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य कर सकते हो, आगमन कर सकते हो, आपको पूरा स्वतंत्र दिया गया। और 304 में कह सकते हो कि राज्यों के बीच में जो भी व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, समागमन होगा, उसका निर्बंधन कर सकते हो।
लेकिन 305 में कहा गया ना कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशंस या राज्यों के एकाधिकार होने का प्रतिबंध होगा जो विधियों से व्यवस्थित किया जाएगा, मतलब एक मोनोपोली हम कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो ना, भारत सरकार का जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, देखते हो ना, भारत का मोनोपोली है। एलआईसी भारत सरकार का एक मोनोपोली है, समझ रहे हो ना। सरकार का जो प्रतिबंध बिक्री है, शराबबंदी, देख रहे हो ना, वो भी तो बिहार सरकार का मोनोपोली है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये था हमारा 305। देखो 307 क्या कहता है, 307 यही कहता है कि 301 के तहत 301 से 304 तक के जो भी प्रयोजनों के कार्य के लिए प्रावधान की नियुक्ति, मतलब अगर मुझे 301 में क्या बोला गया है, 301 में बोला गया है कि आप फ्री में व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, आवागमन कर सकते हो, आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, उसकी टैक्स नहीं देना होगा, आवागमन सब करने का। ऐसा नहीं कि आप बिहार से यूपी जा रहे हो तो उसका टैक्स देना होगा, नहीं। तो ये बोला गया ना 307 के तहत कि अगर कोई मान लो कि हमें 307 के तहत संसद का ये पूरा अधिकार दिया गया है कि किसी भी कानून बनाकर कोई संस्था बॉडी नियुक्त कर सके, जो भी 301 से 304 तक ये जो भी प्रावधान अनुच्छेद में दिया गया है, ताकि लागू करे, निगरानी करे और रेगुलेशंस, रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करे। कौन बनाएगा ये प्राधिकरण? तो पार्लियामेंट ही बना सकता है, ठीक है। तो ये 307 में ये पूरी पावर दे दिया गया है। ऐसा इसलिए ताकि ये पूरी तरीका से 301 और 304 का जो भी अनुच्छेद का प्रबंधन है वो सही ढंग से हो सके। समझ रहे हो आप? जैसे भविष्य में मान लो कि नेशनल ट्रेड कमीशन बना दे तो बना सकता है। अब आती है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। देखो 308 क्या कहता है, 308 कहता है निर्वाचन। देखो हर जगह आपको निर्वाचन देखने को मिलेगा। तो निर्वाचन का मतलब सीधा होता ना कि जो भी अनुच्छेद आने वाले हैं इसके सेवाओं में, उसका बारे में बताया जाता है। तो देखो 308 कहता है कि भारत के संविधान में जो भी लोक सेवाएं होंगी, पब्लिक सर्विस की शुरुआत हो चुकी है। इसका मतलब है ना कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए जो भी कर्मचारी होंगे, जैसे आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, राज्य सेवा अधिकारी होंगे, सब इसी भाग के तहत आएंगे। कौन सा? सेवाएं, ठीक है, ये बोला गया है। अब है 309। देखो 309 कहा गया है कि संघ का राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं की जो भी शर्तें होगा। जैसे 309 में क्या बोला गया है, 309 में क्या बोला गया है कि जो भी केंद्र या राज्य सरकार अपने यहाँ काम करने वाले जो भी कर्मचारी होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी या उसकी सर्विस कंडीशन होगा, वो तय करने के लिए कानून बना सकती है। ये बातें 309 में कहा गया है, ठीक है। आप कहोगे क्या कानून बनाएंगे? अरे भर्ती का, पेंशन का, वेतन का, प्रमोशन का, अनुशासन का, रिटायरमेंट का, सरकारें तो बनाती है। तो ये अनुच्छेद 309 के तहत उनको पूरा पावर दिया गया है। किसको? संघ को, मींस सेंट्रल गवर्नमेंट को, और राज्य सरकार को। किसके लिए? जो भी पब्लिक एम्प्लॉयड होंगे उसके लिए। जैसे कल के दिन आप बिहार दरोगा बनते हो, तो बिहार दरोगा में पूरी कंडीशंस दिया रहती है ना कि आपकी सर्विस इतने दिन की होगी, आपका पेंशन इतना मिलेगा, वगैरह वगैरह। ये सब बातें कौन लिखती है? राज्य सरकार कानून बनाती है ना, कैबिनेट से पास होता है। ये पावर पूरा दिया गया, ठीक है। कितना एचआरए मिलेगा, कितना डीए मिलेगा, ये सब बातें तो 309 में है। 310 में देखो क्या कहता है, 310 कहता है ना कि संघ या राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि, मतलब कितना समय का काम होगा। मतलब 310 में कह रहा है कि 310 कहता है कि भारत के केंद्र या राज्य सरकार के जो भी अधीन काम करने वाले कर्मचारी होंगे, वो राष्ट्रपति या राज्यपाल के इच्छा के अपने पद पर बने रह सकते हैं। आप कहोगे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? नहीं, सरकार चाहे तो किसी भी कर्मचारी को कानूनी प्रक्रिया से हटा सकता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं। ऐसे नहीं कि आपने आईएएस बना और मन किया तो राष्ट्रपति उसको हटा देगी, नहीं, हटाएगी तो उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति या किसी भी कर्मचारी या कोई भी संस्था, मतलब कोई भी चीज व्यक्ति को नौकरी से ऐसे नहीं निकाला जा सकता। मतलब सिंपल कहो ना कि ये प्रोसीजर है केंद्र सरकार के लिए कि केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी हैं, जैसे आईएएस हो, आईपीएस हो, आरएस हो, सेंट्रल सेक्रेटरी हो,
राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार पद पे धारण करेंगे, मतलब वो तब तक पद पे रहेंगे जब तक राष्ट्रपति या केंद्र सरकार चाहे। लेकिन अब उसी तरीका से ये क्या बोलते हो, राज्य सरकार के लिए डीएम डीएसपी ये सब राज्य सरकार की इच्छा के अनुसार काम करेगी। क्या ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इच्छा के पद का सिद्धांत मतलब सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। आप बोलोगे ना कि क्या सर ये एब्सोल्यूट पावर है? नहीं, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। क्या है तो ये है ना कि अपनी इच्छा का पद सिद्धांत दिया गया है, लेकिन मनमानी तरीका से आपको नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि इसके लिए बिना कारण बताए या बिना किसी सुनवाई के नहीं हटाया जा सकता। जैसे यहाँ पे 311 में देखो बोला गया है कि संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किए जाना, पद से हटाया जाना या पक्तियों में अवगत किया जाना। मतलब 311 में बोला गया है यही बात 310 के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति को, सरकारी कर्मचारियों को अगर बिना कारण बताए या बिना सुनवाई के नहीं हटाया जा सकता। मतलब 310 और 311 को एक दूसरे से संतुलन बनाया गया। देखो संतुलन क्या बनाया गया है, 310 में सीधा बोल दिया गया है कि संघ और राज्य के सेवाओं वाले व्यक्तियों को पदावती करना, जब मन चाहे तो राष्ट्रपति या राज्यपाल हटा सकता है। लेकिन 311 में कहा गया है कि नहीं, हटा सकता है लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे नियम और शर्तें होंगी। क्या शर्तें होंगी? मान लो कोई आईएएस अधिकारी है और केंद्र सरकार के अधीन काम करेगा, आईएएस अधिकारी है तो केंद्र सरकार के अधीन काम करेगा और वो राष्ट्रपति के इच्छा पे धारण किए हुए है। इसी तरीका से बिहार में मान लो बिहार दरोगा, वो राज्य के अधीन में काम करेगा, मान लो राज्यपाल के इच्छा अनुसार काम करेगा। लेकिन अगर उस अधिकारी पर कोई आरोप लग गया, किस तरह का आरोप, सरकार उस पर आरोप लगाए तो बिना जांच के उसे तुरंत नहीं हटा सकता। पहले उसको क्या करेगा, उस पर जांच होगी। तो आपको ये 311 पूरा अधिकार देता है कि आप अपनी बचाव कर, मतलब ना कोई भी सर्वेंट को 311 पूरा अधिकार देता है बचाव के लिए, मतलब पूरी पावर देती है 311। मान लो कल के दिन आप दरोगा बन गए और आपने रिश्वत ले लिया या कोई गलत काम कर दिया डिपार्टमेंट से, तो ऐसा नहीं कि आपको बिना कहे पूछे कुछ भी तुरंत नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सरकारी में ऐसे नहीं हो सकता है, प्राइवेट में हो सकता है। प्राइवेट कंपनी में करोगे ऐसे काम तो आपको बिना कुछ कहे और बिना कुछ समझे एक ईमेल आएगा और बोलेगा दिस जॉब इज टर्मिनेट फॉर परमानेंटली या टेम्पोरली, या अगले आदेश तक खत्म किया जाता है आपका नौकरी। लेकिन सरकारी जॉब में ऐसा नहीं होता। सरकारी में अगर आपने कुछ गलती किया तो उसका प्रोसीजर चलेगा, आप पे पूरी जांच होगी, जांच में अगर आप सही पाए गए तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा जॉब से। ऐसे नहीं। तो ये पावर किसको, आपको पावर पूरा देता है 311 कि आप इसके अनुसार आप लड़ सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, आपको पूरा अधिकार दिया गया। लेकिन पता है ये सिद्धांत ब्रिटिश शासन प्रणाली से ही लिया गया है। जैसे सरकारी सेवा में कोई राजा रानी इच्छा आधारित था ना, उसी पे ये सिद्धांत अपनाया गया है ताकि कोई लीगल प्रोटेक्शन दी गई हो। ठीक है, तो ये 311 में है, सॉरी 311 में ये बात बोली गई है। अब है 312। देखो 312 है अखिल भारतीय सेवाएं। क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। देखो 312 कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि वह राज्यसभा को 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलने के बाद नई अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है। यानी जो भी ऐसी सेवाएं बना सकती है जो केंद्र और राज्य के अधीन काम कर सके, इसी को ऑल इंडिया सर्विस कहा जाता है। ये अनुच्छेद 312 में बोला गया है। मतलब अनुच्छेद 312 ये कहता है कि पार्लियामेंट को पूरी अधिकार दिया गया है कि राज्यसभा को 2/3 बहुमत से जो भी रिवोल्यूशंस बने वो नई अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है। भारत सरकार ऐसी सेवाएं बना सकती है जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधीन काम करे, इसी को बोला जाता है ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार के अधीन काम कर सकते हैं और राज्य सरकार के अधीन काम कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखे हो ना हमारे अखिल भारतीय सेवाएं में 312 में जो दिया गया है उसमें अभी 3 तरह के मुख्य हैं। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, इंडियन आईएएस,
आईएएस, फिर है आईपीएस, फिर है आईएफएस। ये क्या है? ये सब हमारा अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाएं अगर आप चाहते हो और इसमें ऐड करना, कुछ और ऐसे संस्था जोड़ना या कुछ ऐसे जोड़ना, तो आप जोड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको राज्यसभा से 2/3 बहुमत से ये रिवोल्यूशन पास करना होगा। नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई अगर आप चाहते हो कि नई अखिल भारतीय सेवाएं बनना चाहिए भविष्य में, तो बना सकते हो आप। समझ रहे हो ना? इसकी रिक्वायरमेंट कौन करेगी? संसद करेगी। सर्विस कंडीशन कौन होगा? संसद करेगी। डिसिप्लिन, प्रमोशन सब संसद के कानून के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, क्यों जरूरी है? बहुत अच्छा जरूरी है, ताकि देश की गुणवत्ता हो सके। तो ये बात 312 में बोला गया है। 312 के का में क्या कहा गया है? 312 के का में कहा गया है कि कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवाएं और शर्तें में परिवर्तन करने पर उन्हें प्रतिष्ठित करने की शक्ति संसद को होगी। मतलब 312 में ये कहा गया है कि जो भी विशेष प्रावधान है, मतलब जो भी विशेष प्रावधान है अखिल भारतीय सेवाओं की, वो भी सर्विस जो भी कंडीशन होगा वो बदलाव कर सकती है, बिना यह माने कि वो अधिकार छीने जा रहे हो। चाहे तो वो अपने अनुसार बदलाव कर सकती है। ठीक है, समझ रहे हो आप? 300 देखो 15 में क्या कहता है? 313 313 में कहता है कि श्रमकालीन उपबंध। देखो 313 कहता है ना कि भारत का जो भी संविधान हुआ है लागू 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और जो भी सरकारी सेवाएं हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज है, जो भी नियम बनाए गए हैं आज से पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो तब तक चलते रहेंगे जब तक कि कोई नई सरकार या नई संसद उस पर कोई नया नियम ना बना दे या कोई अमेंडमेंट ना कर दे। समझ रहे हो? तैसे तैसे चलते रहेंगे, पुराने कर्मचारियों की सेवा बनी रहेगी, जो पुराने नियम अस्थायी रूप से जारी रहेंगे। नए नियम बनाने के लिए आपको 313 के जो भी ब्रिज है ना, उसकी आपको जोड़ना पड़ेगा, ये बोला गया है 313। तो ये 313 तक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 315। देखो 315 कहता है, 315 क्या कहता है? 315 कहता है कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, मीन्स पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। सेंट्रल के लिए सेंट्रल पब्लिक कमीशन और स्टेट के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब भारत में 2 लोक सेवाएं आयोग हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन, एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा जिसको आप यूपीएससी बोलते हो, और एक राज्य सर्विस कमीशन जिसको एपीएस मतलब स्टेट सर्विस कमीशन बोलते हो। मतलब ना केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास दोनों अपना अपना लोक सेवा आयोग है, जो सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती या चयन सिलेक्शन का काम करेगा। जिसमें आप जानते हो आईएएस जो बनते हैं वो यूपीएससी से, और आप मान लो कि एसडीएम या आप मान कर लो वीडियो बनना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना होगा? बीपीएससी का एग्जाम देना होगा। तो ये बातें 315 में बोला गया। 317 में 16 में क्या कहा गया है? सदस्यों की नियुक्ति और पदावती क्या होगी, वो डिसाइड कौन करेगा? 316 करेगा। मतलब सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, उसकी टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी टर्म कंडीशंस क्या होंगे, वो बातें बताई गई। मतलब 316 ये कहता है कि जो भी इसका चेयरपर्सन होंगे, किसकी? यूपीएससी का या बीपीएससी का, उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कितने दिन तक रहेंगे, उनकी रिटायरमेंट कौन करेगा, ये सब बातें इसमें दी गई है। 317 में देखो कहा गया है कि लोक सेवा आयोग किसी भी सदस्य का हटाना और निलंबित किया जाना। ठीक है, पता है ये जो कार्यकाल होता है ना यूपीएससी या एसपी का, वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। यूपीएससी के देखो, यूपीएससी के लिए 65 वर्ष का होगा, और जो बीपीएससी के लिए होती है वो 62 वर्ष का होता है, और 6 साल का होता है। जो भी आप पहले कंप्लीट कर दो वो चलेगा। यूपीएससी के लिए 6 वर्ष या 65 वर्ष, और बीपीएससी के लिए मैक्सिमम 62 वर्ष। ठीक है, 317 में देखो क्या कहा गया। 317 कहा गया कि लोक सेवा आयोग की सदस्य का जो भी हटाया जाना, निलंबित किए जाना, ये किसका काम होगा? तो देखो जो भी हमारी प्रक्रिया है, जैसे मान लो कोई चेयरपर्सन है, कोई मेंबर है, वो किन कारणों से उसको हटाया जा रहा है, इंडिपेंडेंस की रक्षा है या नहीं, वो सब बातें इसमें लिखी गई है। ठीक है,
तो केवल और केवल देखो हटाने की बात आएगी ना, तो जब भी बात आएगी तो राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है, या तो वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो। राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति ही इसको हटा सकता है। मतलब ना राज्य आयोग के सेवा को भी राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। कब हटाया जा सकता है? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, घूसखोरी किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, वो आप समझ रहे हो, दिवालिया हो चुका हो, कदाचार में फंस चुका हो, इस तरह से तो उसको हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया क्या है वो पता, उतना डिटेल नहीं पढ़ना इसमें। आयोग के सदस्यों की क्रमचित की सेवा शर्तों के बारे में विनियम की शक्ति, हाँ नियम बनाने की शक्ति भी आयोग का होगा। जैसे यूपीएससी के तो अपना यूपीएससी नियम बनाएगा, और बीपीएससी होगा तो बीपीएससी अपना नियम बनाएगा, पूरी पावर दिया गया, ठीक है। बट यूपीएससी अपना जो भी नियम बनाएंगे ना वो राष्ट्रपति बनाएंगे, और बीपीएससी राज्यपाल बनाएंगे, ठीक है। नियम बनाने में क्या होती है, पेंशन सैलरी कितना मिलेगा, अलाउंस कितना होगी, छुट्टियां कितना मिलेगा, प्रमोशन कैसे होगा, सर्विस कंडीशंस क्या होगी, ये सब भी तो नियम बनती है। 319 में कहा गया कि आयोगों के सदस्यों के द्वारा ऐसे सदस्य के नाम पद पे धारण करने के प्रतिषेध। हाँ तो बहुत सारे ऐसे केस होती है ना कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस पद के लायक नहीं थे और पद पे आके बैठ गए, तो भैया ये तो बहुत बड़ी गलत है ना, इसको तो किसी तरीका से कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे नहीं बैठाया जा सकता। मतलब ना सीधा कह रहा कि अनुच्छेद 319 कहता है कि लोक सेवा आयोग हो, सदस्यों की उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा उसी आयोग के नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर आपने एक बार टाइम पीरियड खत्म कर लिया उसी सेवा पे तो दोबारा नहीं बन सकते, यही बोला गया है कि प्रतिषेध होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब अगर आपने यूपीएससी का एक बार चेयरपर्सन बन गए, आप चाह रहे कि दोबारा चेयरपर्सन बने, तो ये काम नहीं कर सकते, मतलब ये अलाउ परमिशन नहीं मिलता है, दोबारा सिस्टम में बैठने का अलाउ नहीं है। 320 कहता है लोक सेवा आयोग का क्रिय, मतलब किस तरह से क्रिय होगा, मतलब कार्य किया जाएगा, भर्ती कैसे होगा, प्रमोशन कैसे होगा, अनुशासन कैसे होगा, एडवाइस कौन देगा, भर्ती की प्रक्रिया कौन कराएगा, ये सब बातें 320 में बोला गया।